वो नेता जिसे सत्ता की हवा चलने से पहले ही उसकी सरसराहट सुनाई पड़ जाती थी, जो हवा का रुख नहीं बदलता था बल्कि उसी रुख में अपनी नाव को सबसे आगे निकाल लिया करता था। उसके दौर में 6 अलग अलग प्रधानमंत्री बने, सरकारें आई, सरकारें गईं, गठबंधन बने बिखरे, लेकिन वो हर बार सत्ता की सबसे मजबूत कुर्सी पर जमकर बैठा रहा। उसकी बेमिसाल सियासी समझ ने राजनीति की दुनिया में उसे नाम दिया राजनीति का सबसे बड़ा मौसम वैज्ञानिक। आज कहानी बिहार के उस लड़के की जो बिहार के बाढ़ग्रस्त गांव में पैदा हुआ, नंगे पांव स्कूल गया, 2 गिलास चावल बेचकर सिनेमा हॉल में पिक्चर देखी, लेकिन फिर एक रोज वही लड़का दिल्ली के सबसे ताकतवर पते 12 जनपद पर नाम लिखवाने में कामयाब हुआ। वो लड़का जो सिद्धांतों के लिए डीएसपी की नौकरी को कभी ठुकराता है तो कभी सत्ता के लिए उन्हीं सिद्धांतों को जेब में रख देता है। कर्पूरी ठाकुर से बगावत, गुजरात दंगों पर सरकार से इस्तीफा और फिर समय बदलने पर उन्हीं नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाना। ये कहानी है रामविलास पासवान की। सवाल, कौन थे रामविलास पासवान? सत्ता के लिए सिद्धांत छोड़ने वाले मौकेबाज नेता या फिर दलितों के वो मसीहा जो जानते थे कि हाशिए पर खड़े रहकर नहीं बल्कि सत्ता के बीच जाकर, सत्ता में रहकर बदलाव लाया जा सकता है। आज कहानी रामविलास पासवान की। आज के टाइम में किसी भी बिजनेस को चलाना आसान नहीं है। सेल्स से लेके इनवॉइस बनाना, बिलिंग करना, इतने सारे काम होते हैं जो आपका बहुत सारा टाइम ले लेते हैं। और इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आज मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूं जो सिर्फ आपका टाइम और मैन पावर ही नहीं बल्कि पैसे भी बचाएगा, आपके बिजनेस को ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगा। आपके सारे बिजनेस के काम एक ही जगह मैनेज हो सकते हैं और वो प्लेटफॉर्म है ओडो। ओडो एक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है जो आपके बिजनेस के सारे डिपार्टमेंट को एक ही जगह मैनेज करता है। सेल्स, परचेज, अकाउंटिंग, बिलिंग, सीआरएम, वेबसाइट, ई कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे 45 प्लस एप्स हैं। सब कुछ आपके एक ही प्लेस से कंट्रोल हो सकता है। आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ओडो में ही आप अपना पूरा बिजनेस ट्रैक कर सकते हैं। ओडो ईआरपी एक कंप्लीट सोल्यूशन है अपने बिजनेस को स्मार्ट और डिजिटल बनाने के लिए। तो अगर आप भी अपने बिजनेस को मॉडर्न और इजी बनाना चाहते हैं तो ओडो का यूज जरूर करें। एक ऐप ट्राई करना हो तो फ्री ही है और बाकी के अगर आपको ऐप्स ट्राई करने हैं तो पहले 15 दिन का फ्री ट्रायल ले लें और उसके बाद सिर्फ 580 रुपए के मंथली सब्सक्रिप्शन में आप अपने बिजनेस को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। यू विल गेट ऑल द हेल्प यू नीड। ट्राई ओडो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। अब शुरू से शुरू करते हैं रामविलास पासवान की कहानी मिट्टी से निकलकर मंच तक। तो ये बात है आजादी से ठीक पहले की। बिहार के खगड़िया जिले में एक गांव है शहर बन्नी। नाम भले ही शहर से मिलता जुलता है लेकिन असल में वहां शहर जैसी कोई सुविधा नहीं। चारों तरफ नदियां, कोसी, कमला, बालान और बागमती। हर साल इस इलाके में बाढ़ आती है और गांव 3-4 महीने तक दुनिया से कटे रहते हैं। इसी गांव में एक लड़के ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया रामविलास। स्कूल के कागजों में जन्म तारीख 5 जुलाई साल 1946 लिखी गई, लेकिन मां कहती थी कि सर्दियों में पैदा हुआ था, यानी सही तारीख किसी को नहीं पता। लेकिन कहानी वहीं से शुरू होती है। रामविलास के पिता जामुनदास एक मामूली किसान थे। खेत था मगर बाढ़ हर साल फसल को निगल जाती थी। आमदनी नाम मात्र की होती थी। ऐसे में परिवार का खर्च चलाने के लिए उनका छोटा भाई एक मारवाड़ी दुकानदार के यहाँ नौकरी करने लगा। गांव में ज्यादातर लोग पासवान जाति के थे, यानी दलित परिवार। इसी वजह से जातिवाद का सीधा सामना बचपन में नहीं करना पड़ा। पढ़ाई की शुरुआत घर से हुई। गांव में स्कूल नहीं था तो पिता ने एक मास्टर को पैसे देकर घर बुलाना शुरू कर दिया। बच्चे जमीन पर उंगली से लिखते, वही उनकी स्लेट थी। आस पड़ोस में मुस्लिम परिवार थे जिनसे रिश्ते अच्छे थे और इसी मेलजोल की वजह से पासवान का दाखिला पास के एक मदरसे में करा दिया गया जो घर से 2 किलोमीटर दूर था, जहां कमला नदी पार करके जाना था। इसके बाद रामविलास का दाखिला हुआ जगमोहरा के सरकारी स्कूल में, जहां जाने के लिए 2 नदियां पार करनी पड़ती थी। एक तरफ का रास्ता 90 मिनट लंबा था। बरसात आती तो स्कूल बंद हो जाता था, लेकिन पढ़ाई नहीं रुकी। जब 8वीं में पहुंचे तो उन्हें खगड़िया शहर भेज दिया गया, जहां पर हरिजन हॉस्टल में रहने लगे और प्रिंस ऑफ वेल्स हाई स्कूल में पढ़ाई शुरू कर दी। यहीं पर आकर रामविलास को पहली बार यह एहसास हुआ कि दलित होना क्या होता है। हॉस्टल में 10 रुपए महीने की छात्रवृत्ति मिलती थी जो कई महीनों तक आती नहीं थी।
खाने का इंतजाम खुद करना पड़ता था। पिता घर से दाल चावल भेज दिया करते थे। अब क्योंकि पैसे कम थे तो हर चीज की अहमियत ज्यादा थी। जब पासवान 9वीं में थे तो पहली बार खुद के लिए जूते खरीदे, वो भी वजीफे से पैसा बचाकर। कुछ दिनों तक उन्हें यकीन नहीं होता था कि उनके पांव जमीन पर हैं। सिनेमा का शौक भी जोरदार था। दिलीप कुमार और वैजंतीमाला को बड़े पर्दे पर देखना चाहते थे। घर से आने वाले चावल और मूंगफली बेचते, टिकट के पैसे जोड़ते। कभी पैसे कम पड़ जाते तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दिया करते और बदले में टिकट के लिए पैसे इकट्ठा करते। इसी हॉस्टल में उनके भीतर नेता बनने की भी शुरुआत हुई। छात्रवृत्ति में देरी हो या फिर खाने की खराब व्यवस्था, रामविलास बाकी छात्रों को इकट्ठा करके आवाज उठाते, विरोध करते। ग्रेजुएशन खगड़िया के कोसी कॉलेज में हुआ, फिर पटना से कानून की पढ़ाई पूरी की। गांव के पहले शख्स बने जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की और यहीं पर उनकी मुलाकात ज्ञानी प्रसाद से हुई, जो एक दलित नेता थे और जगजीवन राम के संगठन दलित वर्ग संघ के जिला अध्यक्ष भी थे। ज्ञानी प्रसाद पासवान को अपने साथ संगठन की बैठकों में ले जाते, जहां पर दलित समाज की असल समस्याएं पहली बार गहराई से समझ में आई। उस दौर में पासवान नक्सलवाद से भी प्रभावित थे। उन्हें लगता था कि अहिंसक आंदोलन और लोकतंत्र से बदलाव नहीं आएगा। हक छीने जाते हैं, दिए नहीं जाते। 2018 में रामविलास पासवान ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि थोड़ा नक्सलवाद जरूरी है, क्योंकि हर बार अधिकार मांगने से नहीं, कई बार लड़कर भी मिलते हैं। यही थे उनके शुरुआती दिन, जहां पर गरीबी थी, दूरी थी, भेदभाव था, मगर सपनों की ऊंचाई कम नहीं थी। मिट्टी में पलकर, संघर्ष की आग में तपकर उन्होंने अंदर की वो लौ जलाई जो आगे चलकर पूरे देश की राजनीति में अपनी चमक को बिखेरने वाली थी। साल 1967 की बात है। बिहार विधानसभा चुनाव हो रहे थे। रामविलास पासवान के दूर के चाचा रामसेवक हजारी चुनावी मैदान में थे। पासवान ने उनके लिए प्रचार किया। पहली बार चुनावी राजनीति को करीब से देखा। जब हजारी जी विधायक बने तो पटना में सरकारी घर मिला और पासवान, जो उम्र में उनसे करीब 10 साल छोटे थे, उनके साथ पटना शिफ्ट हो गए। लेकिन तब तक पासवान का सपना राजनीति नहीं था। वो एक पक्की सरकारी नौकरी चाहते थे। वो चाहते थे किसी तरह घर की गरीबी दूर हो जाए। पहले एक फाइनेंस कंपनी में नौकरी की, लेकिन कुछ ही महीनों में कंपनी बंद हो गई। फिर उन्होंने बिहार पुलिस में इंस्पेक्टर बनने की कोशिश की। फिजिकल टेस्ट पार कर लिया, मगर इंटरव्यू में रह गए। लेकिन शायद किस्मत ने उनके लिए कुछ बड़ा सोचा था। 2 साल बाद साल 1967 में पासवान ने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी की परीक्षा को पास किया और डीएसपी, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन गए। एक दलित परिवार से आने वाले लड़के के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। पिता जामुनदास इतने खुश हुए कि पासवान को 250 रुपए इनाम में दिए, जिससे पासवान ने एक साइकिल खरीदी और बाकी पैसे बचा लिए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं शुरू हुई। पासवान जब अपनी बुआ के घर गए तो गांव में लोग चारों तरफ उन्हें घेर लेते। कोई बधाई देता, कोई सुझाव देता। ऐसी ही चर्चा में किसी ने कहा कि तुम्हें अलौली से चुनाव लड़ना चाहिए, राम मनोहर लोहिया की सोशलिस्ट पार्टी का टिकट ले लो। पहले तो पासवान को ये बात मजाक में लगी, लेकिन किस्मत शायद कुछ इशारा कर रही थी। एक दिन ट्रेन में पासवान की मुलाकात अलौली से लगातार जीतते आ रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मिश्री सदा से हो गई। उन्हें नहीं पता था कि पासवान उनके सामने बैठे हैं। जब पासवान का नाम चर्चा में आया तो मिश्री सदा ने घमंड से कहा कि पिछली बार 40,000 वोटों से जीता था, इस बार 80,000 वोटों से जीतूंगा। बस यही वो पल था जिसने पासवान के भीतर की आग को जला दिया। उन्होंने ट्रेन से उतरने से पहले ही तय कर लिया कि अब मैं चुनाव लड़ूंगा और मिश्री सदा को हरा कर दिखाऊंगा। साल 1969 का बिहार विधानसभा चुनाव आया। पासवान को एसएसपी का टिकट मिल गया। अलौली एक मुश्किल सीट थी। आजादी के बाद कोई भी समाजवादी नेता यहां से जीता नहीं था। कोई दावेदार नहीं मिला तो पार्टी ने पासवान को मौका दे दिया। बाकी लोग तो उन्हें हल्के में ले रहे थे, लेकिन पासवान ने कमर कस ली। वो हर दिन रिक्शा लेकर गांव-गांव जाते, खुद माइक पर बोलते, एसएसपी के उम्मीदवार रामविलास पासवान आज यहां भाषण देने आएंगे। वही जो डीएसपी की नौकरी छोड़कर जनता की सेवा करना चाहते हैं। लोग चौंक जाते, अरे ये तो खुद पासवान ही बोल रहे हैं। लेकिन इस चाल ने काम कर दिया। गांव-गांव में चर्चा होने लगी कि एक पढ़ा लिखा नौजवान आया है जो सच में बदलाव चाहता है। बिना किसी बड़े नेता, पोस्टर, बैनर या पैसा पावर के रामविलास पासवान चुनाव जीत गए। 906 वोटों से मिश्री सदा को हरा दिया। वो एक झोपड़ी से उठकर जायंट किलर बन चुके थे। इस जीत ने सभी को चौंका दिया, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी थे रामविलास पासवान के पिता जामुनदास। उन्हें यह लगता था कि डीएसपी की नौकरी विधायक से बड़ी होती है। पासवान भी कुछ दिन सोच में पड़ गए। तभी उनके दोस्त लक्ष्मी नारायण अर्ज ने कहा कि अब फैसला तुम्हारा है, सरकार बनना है या फिर सरकार का नौकर। बस फिर क्या था, पासवान ने डीएसपी की नौकरी छोड़ दी और राजनीति ही उनकी जिंदगी बन गई। लेकिन एक पेच अभी भी बाकी था।
विधायक बनने की न्यूनतम उम्र 25 साल थी, लेकिन पासवान केवल 23 साल के थे। हार के गुस्से में मिश्री सदा ने कोर्ट में केस कर दिया कि चुनाव को रद्द करवाया जाए। पासवान को भरोसा था कि पिता कोर्ट में उनका साथ देंगे, लेकिन पिता ने गवाही में पूरा सच कह दिया। पासवान ने बाद में कहा कि पिता को लग रहा था कि चुनाव रद्द हो गया तो मुझे समझ आ जाएगी, लेकिन अदालत की धीमी चाल के चलते केस इतना लंबा खिंचा कि जब तक फैसला आया तब तक अगला चुनाव सामने आ गया था। पासवान की विधायकी बच गई। बाद में उन्होंने माना कि उम्र की बात में झूठ था, लेकिन उनका मकसद था सिर्फ सत्ता के लिए दरवाजे खोलना। चुनाव जीतते ही रामविलास पासवान ने साफ कर दिया कि वो सिर्फ मेज पर बैठकर काम करने वाले नेता नहीं है, वे सवाल उठाने वाले नेता है, चाहे सामने कोई भी हो। मौका मिला विधानसभा में जब एसएसपी का फ्लोर लीडर चुनने की बात हुई, पार्टी ने 2 नाम सामने रखे, एक ब्राह्मण और एक राजपूत। पासवान ने मीटिंग में खड़े होकर कहा कि मैं इस पार्टी में इसलिए आया था क्योंकि ये पिछड़ों की आवाज बनती है, लेकिन यहां तो ऊंची जातियों को ही नेतृत्व दिया जा रहा है। उनकी बात से मीटिंग में सनसनी फैल गई, लेकिन कुछ विधायक उनके समर्थन में खड़े हो गए। साथ ही विधायक राम इकबाल ने पासवान का नाम फ्लोर लीडर के लिए आगे कर दिया। पासवान को भले ही सिर्फ 11 वोट मिले, लेकिन इस एक कदम ने दुनिया को दिखा दिया कि वो चुप रहने वाले नेताओं में नहीं है। विधानसभा के पहले ही दिन उन्होंने दूसरी बार सबका ध्यान खींचा। बेगूसराय में दलितों की हत्या पर जब उन्होंने जोरदार हंगामा किया तो स्पीकर बार बार उन्हें बैठने को कह रहे थे, लेकिन पासवान की आवाज और तेज हो गई। मामला इतना तेज बढ़ा कि मार्शल को बुलाकर उन्हें सदन से बाहर निकालना पड़ा। उसी शाम ऑल इंडिया रेडियो के बुलेटिन में उनका नाम गूंजा। पासवान राजनीति में अपनी पहली छाप छोड़ चुके थे, एक ऐसा नेता जो ना तो चुप रहता है और ना ही डरता है। साल 1970 में बिहार में भूमि मुक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। मकसद था जो जमीन जोते वही उसका मालिक बने। जमींदारों से जमीन दान करने को कहा गया और जो ना माने उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन होने लगे। पासवान की विधानसभा सीट अलौली में सबसे बड़ा जमींदार था कमेश्वर प्रसाद सिंह, जो खुद उनकी ही पार्टी एसएसपी से सांसद भी थे। पार्टी ने जब उन्हें जमीन देने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया। पासवान विरोध में गए और हालात बेकाबू हो गए। जमींदार के गुर्गों ने फायरिंग कर दी। पासवान तो बच गए, लेकिन एक शख्स मारा गया। इसके बाद पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया, पासवान को भी। उन्हें भागलपुर की जेल भेजा गया, लेकिन जेल में भी पासवान रुके नहीं। वहां कैदियों को जिस हाल में रखा गया था वो अमानवीय था। पासवान ने वहीं पर भूख हड़ताल शुरू कर दी। 14वें दिन जेल सुपरिटेंडेंट ने गोली चलवा दी। 2 कैदी मारे गए। कैदियों का गुस्सा फूट पड़ा। 10 सिपाहियों को पकड़ लिया, उनकी वर्दी उतार ली, उन्हें जेल के कपड़े पहनाकर बंद कर दिया गया। जेल के बाहर यह अफवाह फैल गई कि अलौली के विधायक रामविलास पासवान मारे जा चुके हैं। पूरे राज्य में तनाव फैल गया। हालात बेकाबू से बाहर जाता देख मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर खुद भागलपुर की जेल पहुंचे। पासवान और बाकी नेताओं को मनाया गया, उनकी मांगों को माना गया और फिर हड़ताल खत्म हो गई। इस पूरे वाक्य ने पासवान की छवि को मजबूत कर दिया था। अब वे सिर्फ विधायक नहीं थे, एक संघर्षशील नेता बन चुके थे जो हर मोर्चे पर लड़ना जानता है। रामविलास पासवान की विधायक की पारी बहुत लंबी नहीं चली। वे सिर्फ 3 साल तक विधानसभा में टिक पाए। साल 1972 में बिहार में फिर से चुनाव हुए, लेकिन इस बार हालात बदल चुके थे। बांग्लादेश युद्ध जीतकर इंदिरा गांधी की लोकप्रियता अपने चरम पर थी। पूरा देश इंदिरा गांधी के नारों से गूंज रहा था। ऐसे माहौल में कांग्रेस से जबरदस्त वापसी की। पासवान दोबारा अलौली से चुनाव लड़े, लेकिन इस बार उनके सामने वही पुराने दिग्गज थे, मिश्री सदा। जनता का मूड इस बार कांग्रेस के साथ था और नतीजा यह हुआ कि रामविलास पासवान 6807 वोटों से चुनाव हार गए। यह राजनीतिक जीवन में उनकी पहली हार थी, लेकिन उन्होंने इससे अंत नहीं, एक सीख की तरह लिया। कांग्रेस की ताकत ज्यादा टिक नहीं पाई। देश में हवा बदलने लगी। जयप्रकाश नारायण यानी जेपी ने इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। बिहार इसका केंद्र बना और इसी आंदोलन के दौरान रामविलास पासवान पहली बार पटना में जेपी से मिलते हैं। जेपी ने उन पर गहरी छाप छोड़ी और दिलचस्प बात यह रही कि जेपी खुद भी रामविलास पासवान से प्रभावित थे। एक सभा में पासवान ने बहुत आक्रामक भाषण दिया। जेपी ने भाषण खत्म होने के बाद पासवान से कहा, तुमने अच्छा बोला, लेकिन तुम्हारे शब्दों में संयम होना चाहिए। यानी पासवान की आग में जेपी को चिंगारी दिखी, बस थोड़ा धैर्य जोड़ने की सलाह दी। 5 जून साल 1975 को जेपी ने संपूर्ण क्रांति का ऐलान किया, लेकिन इंदिरा गांधी ने 25 जून की आधी रात को इमरजेंसी लगा दी। सारे विपक्षी नेता जेल में ठूस दिए गए। इस वक्त पासवान कर्पूरी ठाकुर के साथ थे। दोनों ने नेपाल भागने का प्लान बनाया, लेकिन कर्पूरी एक बड़े चेहरे थे, उनका छिपना मुश्किल था। इसलिए दोनों ने एक लंबे लेकिन जटिल रास्ते से नेपाल की तरफ बढ़ना शुरू किया। हालांकि रास्ते में दोनों भटक गए। चारों तरफ सिर्फ पानी था, ना कोई ठिकाना। दोनों ने तय किया कि नदी के किनारे किनारे चलते रहेंगे, शायद कोई गांव या नाव दिख जाए। कई घंटे चलने के बाद एक मछुआरा मिला, जगेश्वर मुखिया।
किस्मत देखिए, वो पासवान के ही गांव शहरबन्नी का निकला। तब पासवान को समझ में आया कि वो नेपाल नहीं बल्कि अपने ही गांव लौट आए हैं। हालांकि काफी कोशिशों के बाद पासवान नेपाल पहुंच गए, लेकिन पुलिस को ज्यादा देर चकमा नहीं दे पाए। कुछ महीनों के बाद उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जेपी आंदोलन ने एक नई पीढ़ी के नेताओं का जन्म दिया। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, शरद यादव। इनमें लालू पासवान से 2 साल छोटे थे, नीतीश 5 साल। पासवान हमेशा इन्हें अपना जूनियर मानते रहे और यही वजह थी कि जब भी पॉलिटिक्स में लालू या नीतीश कुछ कहते, पासवान अक्सर उसे पर्सनली ले लेते। जेपी आंदोलन पासवान की जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। साल 1977 में इमरजेंसी हटते ही देश में चुनाव हुए। जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर था और इंदिरा गांधी कांग्रेस को हराने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट हो गया। इस बार जनता पार्टी ने तय किया कि रामविलास पासवान को सासाराम से चुनाव लड़ाया जाएगा, कांग्रेस के सबसे बड़े दलित नेता बाबू जगजीवन राम के खिलाफ। लेकिन चुनाव से पहले ही जगजीवन राम कांग्रेस छोड़कर जनता पार्टी में शामिल हो गए और सासाराम की सीट उन्हें दे दी गई। पासवान बिहार की राजनीति में रहना चाहते थे, लेकिन जेपी की सोच अलग थी। वो चाहते थे कि पासवान सीधे लोकसभा जाएं और इसके लिए हाजीपुर की सीट चुनी गई। समस्या ये थी कि जनता पार्टी पहले से ही हाजीपुर से राम सुंदर दास को टिकट दे चुकी थी। नामांकन भी फाइनल हो चुका था, लेकिन जेपी ने 2 टूक कह दिया, हाजीपुर से जो भी हो उनके उम्मीदवार पासवान होंगे। उन्होंने पासवान को चुनाव लड़ने के पैसे दिए। पासवान ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू की। तभी जनता पार्टी ने राम सुंदर दास का नाम वापस लिया और पासवान को टिकट दे दिया। चुनाव हुआ, नतीजे आए। रामविलास पासवान 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीते। ये उस वक्त का विश्व रिकॉर्ड था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हुआ। अचानक पूरे देश में चर्चा तेज हो गई। कौन है ये रामविलास पासवान जो एक ही झटके में राष्ट्रीय नेता बन गया? जनता पार्टी को बहुमत मिला और केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेस की सरकार बनी। और उसके साथ ही पासवान की पहचान सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रही। जनता पार्टी की सरकार बनने कुछ ही समय बाद बिहार के बेलची गांव में दिल दहला देने वाली घटना हुई। 29 मई साल 1977 को दबंगों ने 11 मजदूर, जिसमें 9 दलित थे, अधिकतर पासवान समुदाय से थे, उन्हें गोली मारकर आग के हवाले कर दिया। यह हत्या इतने बर्बर ढंग से हुई कि पूरा देश सन्न रह गया। इस समय बिहार में राष्ट्रपति शासन था, यानी बेलची केंद्र में जनता पार्टी की सरकार के सीधे अधीन आता था। लेकिन पुलिस ने इसे गैंगवार कहकर इसे दबाने की कोशिश की। जब संसद में इस घटना पर चर्चा हुई तो रामविलास पासवान ने अपनी ही सरकार पर हमला बोल दिया। 13 जुलाई को वो बेलची की पीड़ितों की राख लेकर संसद पहुंचे और लोकसभा के भीतर रख दिया। ये भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार और शायद आखिरी बार था जब किसी सांसद ने मानव अवशेष सदन के फर्श पर रख दिए हों। और ये वही पासवान थे जो कुछ ही महीने पहले ऐतिहासिक जीत के साथ संसद पहुंचे थे। उस वक्त लोकसभा में 85 दलित सांसद थे, लेकिन कोई भी पासवान के जितनी बेबाकी से बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। और जब गृह मंत्री चरण सिंह ने सरकारी रिपोर्ट पढ़नी शुरू की तो पासवान बीच में खड़े होकर बोले, ये रिपोर्ट झूठ है, ये हत्या गैंगवार नहीं बल्कि जातीय हिंसा है। ये भाषण सिर्फ संसद में नहीं बल्कि पूरे देश में गूंजा। पासवान एक ही रात में दलितों की आवाज बनकर उभरे और उसी दिन से उनकी एक नई पहचान बनी, वो नेता जो सत्ता में रहते हुए भी अन्याय के खिलाफ बोल सकता है। बेलची घटना और उस पर पासवान की प्रतिक्रिया जनता पार्टी सरकार के लिए एक मोड़ साबित हुई। इंदिरा गांधी ने इसका पूरा फायदा उठाया। वो खुद बेलची पहुंची, वो भी हाथी पर चढ़कर, और धीरे धीरे कांग्रेस की वापसी की जमीन यहीं से तैयार होने लगी। राजनीति में तेजी से ऊपर चढ़ रहे पासवान की निजी जिंदगी भी इस दौर में एक बड़े मोड़ से गुजर रही थी। उनकी पहली शादी बचपन में राजकुमारी देवी से हुई थी, जिनसे उनकी 2 बेटियां थीं। जब पासवान सांसद बने तो राजकुमारी देवी कुछ महीने दिल्ली में उनके साथ रहीं, लेकिन फिर बेटी के मुंडन के बहाने उन्हें शहरबन्नी भेज दिया और पासवान ने वादा किया कि वो जल्द आएंगे, लेकिन फिर कभी नहीं गए। इसी बीच नवंबर साल 1977 में पासवान की मुलाकात अविनाश कौर से हुई, जो बाद में रीना पासवान बनी। रीना एयर होस्टेस बनना चाहती थी और उन्हें इंडियन एयरलाइंस में इंटरव्यू के लिए बुलावा भी आया था। उनके पिता गुरबचन सिंह, जो वाणिज्य मंत्रालय में अधिकारी थे, वो चाहते थे कोई बड़ा नेता उनकी बेटी की सिफारिश कर दे। इसी सिलसिले में उन्होंने पासवान से संपर्क किया और यहीं से पासवान और रीना की कहानी शुरू हुई। जल्द ही पासवान रीना को पसंद करने लगे। उन्होंने रीना को अपनी पहली शादी और बेटियों के बारे में बताया, लेकिन रीना को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। जनवरी साल 1978 में दोनों ने एक छोटे से समारोह में शादी कर ली। पासवान ने अपने माता पिता और परिवार को इस शादी की जानकारी नहीं दी, क्योंकि उन्हें डर था कि वो गुस्सा करेंगे। सिर्फ उनके 2 छोटे भाई पशुपति नाथ पारस और रामचंद्र इस शादी में शामिल हुए।
इस शादी से पहले पासवान ने अपनी पहली पत्नी को तलाक भी नहीं दिया था। उनके कई राजनीतिक साथियों ने इस पर नाराजगी जताई। ये उस समय एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक स्कैंडल बन गया था। संसद में पासवान को लेकर चुटकुले बनने लगे और विरोधी इसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन इस सब का पासवान और रीना के रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ा। पासवान बड़े राजनीतिक फैसले लेने से पहले रीना से सलाह जरूर करते थे। रीना ने हमेशा उनके फैसलों में एक मजबूत सलाहकार की भूमिका निभाई। हालांकि पासवान ने कभी अपनी पहली पत्नी से माफी नहीं मांगी और न ही कभी दोबारा उन बेटियों से रिश्ता जोड़ने की कोशिश की जिन्हें उन्होंने शहरबन्नी में पीछे छोड़ दिया था। अब वापस आते हैं सियासत पर। इंदिरा गांधी को हराकर सत्ता में आई जनता पार्टी कुछ ही वक्त में बिखर गई थी। पहले मोरारजी देसाई की सरकार गिरी और फिर उनके बाद प्रधानमंत्री बने चरण सिंह भी सिर्फ 1 महीने ही इस पद पर टिक पाए। इसके बाद चरण सिंह ने जनता पार्टी को तोड़कर अपनी अलग पार्टी बनाई, जनता दल सेकुलर, जिसका बाद में नाम लोकदल रखा गया। पासवान और उनके राजनीतिक गुरु कर्पूरी ठाकुर इसी पार्टी में शामिल हो गए। 1980 में देश में फिर से लोकसभा के चुनाव हुए। लोकदल को पूरे देश में सिर्फ 41 सीटें मिली और बिहार में तो पार्टी महज 5 सीटें ही जीत पाई, लेकिन पासवान इनमें शामिल थे। उन्होंने हाजीपुर से जनता पार्टी के उम्मीदवार को 1.45 लाख वोटों से हराया। जनता पार्टी के टूटने से जहां ज्यादातर नेताओं को नुकसान हुआ, वहीं पासवान को इसका फायदा मिला। उन्हें लोकसभा में लोकदल का डेप्यूटी फ्लोर लीडर बना दिया गया, ऐसा पद जो किसी बड़ी पार्टी में उनके लिए मुश्किल होता। इस जिम्मेदारी के जरिए वे संसद में और भी ज्यादा मुखर हो गए। संसद के बाहर भी उनका राजनीतिक कद लगातार बढ़ रहा था। उनके और कर्पूरी ठाकुर के रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत थे। ठाकुर जब भी दिल्ली आते, पासवान के ही घर रुकते। पासवान कर्पूरी ठाकुर के सहयोगी के तौर पर बेहद सक्रिय और निष्ठावान थे। हर मौके पर ठाकुर का खुलकर बचाव करते। जब फरवरी 1980 में कर्पूरी ठाकुर की सरकार को बर्खास्त कर बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, तो पासवान ने संसद में इसका जबरदस्त विरोध किया। इतना कि उन्होंने संसद के भीतर नक्सलवाद का समर्थन कर डाला। उन्होंने कहा कि अगर दलितों को उनके अधिकार नहीं मिलेंगे तो वो छीन लेंगे। नक्सलवाद बढ़ रहा है, उनका तरीका गलत हो सकता है, लेकिन गरीबों को अधिकार दिलाने की जो मंजिल है वो सही है। एक चुना हुआ सांसद खुलेआम संसद में नक्सलवाद का समर्थन कर रहा था और ये रामविलास पासवान थे। रामविलास बाद में भी इस पल को गर्व के साथ याद करते रहे। इसी रुख को आगे बढ़ाते जब 9 अगस्त 1982 को कर्पूरी ठाकुर ने चरण सिंह की लोकदल से अलग होकर लोकदल के बनाई, तो पासवान ने भी उनका साथ नहीं छोड़ा और नई पार्टी में शामिल हो गए। ये कह सकते हैं कि ये दौर पासवान के लिए विचारधारा की नरमी नहीं बल्कि और ज्यादा तेज तेवर का था। सत्ता में बाहर रहते हुए वो संसद के सबसे धारदार वक्ताओं में से एक बन चुके थे। इसी बीच 11 अगस्त 1982 को संसद में पिछड़ों को आरक्षण देने की सिफारिश करने वाली मंडल कमीशन पर पहली बहस हुई, जिसमें पासवान ने पूरी ताकत से आरक्षण का समर्थन किया। उन्होंने कहा, हमारे जन्म और मौत का बही खाता भी जाति के आधार पर लिखा जाता है। ऐसे में लोग जाति के आधार पर आरक्षण देने के नाम पर गुस्सा क्यों हो जाते हैं। हजारों सालों तक दलितों पिछड़ों के पैर बांध कर रखे गए, बोलने नहीं दिया गया, और जब हम आरक्षण की मांग करते हैं तो कहते हैं कि मेरिट को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। पासवान ने चेतावनी दी कि अगर आरक्षण को लेकर सोच नहीं बदली तो देश जल उठेगा, क्योंकि दलितों पिछड़ों की अगली पीढ़ियां चुपचाप ब्राह्मणों के पैर नहीं पड़ी रहेंगी। इस वक्त तक उनके भीतर की ये भावना और मजबूत हो चुकी थी कि वे अब सिर्फ कर्पूरी ठाकुर की छाया में रहने वाले नेता नहीं रहना चाहते। उनका सपना था कि देश में असर रखने वाला दलित नेता बना जाए, और इसी सोच से प्रेरित होकर साल 1983 में कर्पूरी ठाकुर की पार्टी में रहते हुए पासवान ने अपना अलग संगठन दलित सेना बनाया। कहा जाता है कि इसकी प्रेरणा उन्हें काशीराम के ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन यानी BAMCEF से मिली थी। पासवान मानते थे कि धर्म ही दलितों की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। अंबेडकर और काशीराम की तरह वे किसी नए धर्म में जाने की सिफारिश नहीं करते थे। उनका कहना था कि सिर्फ भगवान बदलने से कुछ नहीं होगा, दलितों को धर्म ही त्यागना होगा, नास्तिक बनना होगा, और तभी उनका असली उद्धार होगा। इसी विचारधारा को दलित सेना की नींव बनाया गया। दलित सेना में शामिल होने के लिए शर्त थी कि सदस्य बनने वाला व्यक्ति शपथ लेगा कि वो भाग्य और भगवान में विश्वास नहीं करता। पासवान के पास दलित सेना को लेकर बहुत बड़े प्लान थे, लेकिन ये संगठन कभी भी उनके साइज से बाहर नहीं निकल पाया। उनके राजनीतिक करियर के हिसाब से ही दलित सेना ग्राफ ऊपर नीचे होता रहा। आलोचक अक्सर कहते हैं कि पासवान का दलित प्रेम काशीराम के उदय के बाद जागा।
काशीराम खुद भी पासवान को सरकार और ऊंची जातियों का चमचा कहते थे। एक रैली में तो यहां तक कह दिया था कि पासवान ठाकुर का ठप्पा है और उन्हें जिताने के लिए ठाकुर दलितों को वोट भी नहीं करने देते। वही पासवान ने पलटवार करते हुए काशीराम को आरएसएस का एजेंट बताया, जो जातिवादी रणनीतियों के जरिए समाज को बांट रहे और अंत में दलितों का नुकसान कर रहे। खैर, दलित सेना को लेकर पासवान और कर्पूरी ठाकुर के बीच भी तनातनी हुई। कर्पूरी का मानना था कि जब उनकी पार्टी पहले से ही दलितों के लिए काम कर रही है तो किसी अलग संगठन की जरूरत नहीं, लेकिन पासवान की महत्वाकांक्षा कुछ और कह रही थी। वो अब एक पार्टी के एक सिपाही नहीं बल्कि खुद अपनी अलग पहचान चाहते थे। इसी बीच इंदिरा गांधी की कांग्रेस से मुकाबला करने के लिए लोकदल के दोनों धड़ों ने एक होने की योजना बनाई और इस विलय पर बात करने के लिए 31 अक्टूबर साल 1984 को पासवान के घर एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई। संयोग से इसी दिन पासवान के बेटे चिराग का भी जन्मदिन था, लेकिन इसी दिन इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, जिसके बाद दिल्ली में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। पासवान के घर में जहां एक तरफ बैठक और बर्थडे पार्टी की तैयारियां चल रही थी, तभी बाहर अफरा तफरी मच गई। एक सिख जो सामने के टैक्सी स्टैंड पर ड्राइवर था, वो जान बचाने के लिए गेट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। दंगाई भीड़ उसका पीछा कर रही थी। वो पासवान की कार के पीछे छिप गया। घर के गार्ड ने भीड़ को रोकने के लिए हवा में फायरिंग की, लेकिन कोई भी असर नहीं हुआ। पासवान और घर में मौजूद नेता, दिल्ली प्रशासन, इसके अलावा दमकल को फोन करते रहे, लेकिन कोई भी मदद सामने नहीं आई। भीड़ ने गेट तोड़ा, घर में आग लगा दी। पासवान का परिवार और बाकी नेता पीछे की दीवार फांदकर भागने में कामयाब हुए, लेकिन सिख ड्राइवर नहीं बच सका, उसे पीट पीट कर मार दिया गया। ये दंगे पासवान परिवार के लिए बुरे वक्त की शुरुआत साबित हुए। वे घर छोड़कर चरण सिंह के पास शरण लेने पहुंचे और अगले एक हफ्ते तक वहीं रहे। अगले 5 साल तक पासवान परिवार बेघर रहा और लगातार घर बदलता रहा। लेकिन इसी बीच लोकसभा चुनाव हुए और पासवान हाजीपुर से चुनाव हार गए। 7 साल तक संसद में रहने के बाद वो बेरोजगार हो चले थे। पासवान के पास ना घर था, ना आमदनी का कोई जरिया। कांग्रेस सांसद तेजा सिंह दर्दा ने अपना सरकारी बंगला रहने के लिए दे दिया, जिसमें खुद एक कमरे में रहे और बाकी बंगला पासवान के परिवार को सौंप दिया। रामविलास पासवान की आर्थिक स्थिति खराब थी। ऐसे वक्त में बीजू पटनायक ने उनकी मदद की। उन्होंने पासवान को मिलने बुलाया, लेकिन घर में इतने भी पैसे नहीं थे कि पासवान रिक्शा करके उनके घर जा सके। उनकी पत्नी रीना ने घर खंगाल कर 5-6 रुपए इकट्ठा किए और तब जाकर पासवान पटनायक के घर पहुंच पाए। इस बातचीत के दौरान पटनायक को उनकी परेशानी समझ में आ गई। उन्होंने चुपचाप 2,500 रुपए थमाए। साथ ही उनके भाई पशुपतिनाथ पारस, जो बिहार में विधायक थे, परिवार की मदद करने लगे। 1984 की हार के बाद पासवान ने फिर से संसद में लौटने की 3 कोशिशें की। पहली कोशिश बिजनौर उपचुनाव में, जहां उनका मुकाबला मीरा कुमार और मायावती से था। मुस्लिम वोटरों की नाराजगी कांग्रेस से थी, लेकिन पासवान फिर भी हार गए। मीरा कुमार 5,339 वोटों से जीती। दूसरी कोशिश साल 1986 में राज्यसभा के जरिए संसद में घुसने की। लोकदल को बिहार से एक सीट मिलने की उम्मीदें थी और पासवान को भरोसा था कि मेंटोर कर्पूरी ठाकुर उन्हें सीट देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कर्पूरी ने सीट किसी और को दे दी। पासवान ने इसे अपना अपमान माना और बगावत कर दी। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया और ये तक कह दिया कि वो राजीव गांधी के इशारे पर काम कर रहे ताकि पासवान को संसद में न आने दिया जाए। ये बड़ा आरोप था क्योंकि कर्पूरी को ईमानदारी का प्रतीक माना जा रहा था। पासवान के समर्थकों ने कर्पूरी के खिलाफ नारेबाजी की, काले झंडे दिखाए। पासवान ने अपनी महत्वाकांक्षा में कई सीमाएं लांघ दी और अंततः उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। कर्पूरी ठाकुर से पासवान की फिर कभी सुलह नहीं हो पाई। 2 साल के अंदर 17 फरवरी साल 1988 को कर्पूरी ठाकुर की मौत हो गई। लोकदल से बाहर होने के बाद पासवान ने अपनी पार्टी बनाने की कोशिश की, लेकिन न नेताओं का समर्थन मिला, न ही संसाधन। फिर साल 1987 में जनता पार्टी के चंद्रशेखर ने उन्हें हरिद्वार से उपचुनाव लड़वाया, जो उनकी तीसरी कोशिश थी। हालांकि यहां पर ही पासवान बुरी तरह से हार गए। इसके बाद उन्होंने कभी भी बिहार या उत्तर प्रदेश के बाहर से चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन पासवान का बुरा वक्त जल्द ही खत्म होने वाला था। राजीव गांधी कांग्रेस से अलग होकर वीपी सिंह विपक्ष की तरफ आ चुके थे। चंद्रशेखर वीपी सिंह के बढ़ते कद से खुश नहीं थे, लेकिन पासवान अब साथ नहीं थे। उन्होंने चंद्रशेखर का साथ छोड़कर वीपी सिंह के कैंप में शामिल होने का फैसला किया। साल 1989 के लोकसभा चुनावों से पहले विपक्ष की कई पार्टियों ने एकजुट होकर जनता दल बनाया, जिसके अध्यक्ष वीपी सिंह बने। वीपी सिंह ने पासवान को जनता दल का महासचिव बनाया और उन्हें केंद्र की राजनीति के केंद्र में ला दिया। साल 1989 के चुनाव में जनता दल को 145 सीटें मिली।
कांग्रेस को 197 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन राजीव गांधी ने सरकार बनाने से इंकार कर दिया। इसके बाद बीजेपी और वामपंथी दलों के समर्थन से जनता दल की सरकार बनी और वीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गए। वीपी सिंह ने पासवान को अपनी सरकार में श्रम और सामाजिक कल्याण मंत्रालय सौंप दिया। ये पहली बार था जब पासवान केंद्र में मंत्री बने थे। इसके बाद उन्होंने अपने लिए नया सरकारी बंगला तलाशा और 12 जनपद में शिफ्ट हो गए, जो प्रधानमंत्री आवास, और 10 जनपद जो कि गांधी परिवार का बंगला है उसके बगल में था। 12 जनपद लुटियंस दिल्ली के सबसे बड़े बंगलों में से एक है और अब पासवान सत्ता के केंद्र में थे। उधर मार्च 1990 में बिहार विधानसभा चुनावों में जनता दल की जीत के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर अंदरूनी संघर्ष शुरू हो गया था। लालू यादव मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन रामविलास पासवान को यह बात मंजूर नहीं थी। उन्हें लगा कि अगर लालू मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो बिहार की राजनीति में उनका खुद का कद छोटा हो जाएगा। इसलिए पासवान ने हर संभव कोशिश की कि लालू यादव मुख्यमंत्री न बन पाए। उन्होंने वीपी सिंह को सुझाव दिया कि मुख्यमंत्री पद के लिए दलित समुदाय से आने वाले राम सुंदर दास को आगे कर दिया जाए। उनका तर्क था कि इससे जनता दल को सामाजिक संतुलन मिलेगा और दलितों का समर्थन मजबूत हो जाएगा। वीपी सिंह भी इस सुझाव से सहमत हो गए थे और राम सुंदर दास को मुख्यमंत्री बनाने पर राजी हो गए, लेकिन लालू यादव ने पीछे हटने से इंकार कर दिया। दूसरी तरफ चंद्रशेखर, जो पहले से ही वीपी सिंह से राजनीतिक बदला लेने के मौके की तलाश में थे, उन्होंने विधायक दल की बैठक में लालू को जिताने के लिए एक नई चाल चल दी। उन्होंने अपने करीबी रघुनाथ झा को तीसरे उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतार दिया ताकि वोटों का बंटवारा हो जाए और लालू चुनाव को जीत जाए, और यही रणनीति काम कर गई। विधायक दल की बैठक में लालू को बहुमत मिला, लालू यादव मुख्यमंत्री बने और पासवान की रणनीति असफल हो गई और उन्हें इस हार का भारी राजनीतिक नुकसान भी उठाना पड़ा। इसी समय केंद्र में वीपी सिंह और उप प्रधानमंत्री देवीलाल के बीच में भी टकराव हो गया। 1 अगस्त साल 1990 को देवीलाल को सरकार से बाहर कर दिया गया। इसके बाद देवीलाल ने जनता दल के ओबीसी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के सांसदों को अपने पाले में करने की कोशिश की, जिससे वीपी सिंह की सरकार खतरे में पड़ गई। इसी संकट के बीच वीपी सिंह ने एक बड़ा दांव चल दिया। उन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने का ऐलान कर दिया। ये घोषणा 7 अगस्त साल 1990 को हुई और इसी के तहत ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में 27% आरक्षण देने की व्यवस्था लागू हो गई। इसका मकसद था कि ओबीसी सांसद और नेता देवीलाल के खेमे में ना जाएं और वीपी सिंह सरकार को समर्थन बनाए रखें। मंडल कमीशन लागू होने के साथ ही देश में एक नई सामाजिक राजनीतिक धारा का उदय हुआ, जो बाद में उत्तर भारत की राजनीति को दशकों तक प्रभावित करने वाली साबित हुई। जब वीपी सिंह सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया, तब बैठक में यह प्रस्ताव पेश किया गया, लेकिन इससे पहले केवल 2 लोगों को इसकी जानकारी थी, एक रामविलास पासवान और दूसरे शरद यादव। बैठक में पासवान ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, मंडल कमीशन लागू होने के बाद हमें 20 साल तक सत्ता से कोई नहीं हटा सकता। इसका विरोध करते हुए कैबिनेट मंत्री आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, प्रधानमंत्री जी 20 साल तो छोड़िए, अगर आप 20 हफ्ते भी सत्ता में रह गए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। तमाम विरोध के बावजूद वीपी सिंह, रामविलास पासवान और शरद यादव अपने फैसले पर अड़े रहे और 7 अगस्त साल 1990 को मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कर दिया गया, जिसके तहत ओबीसी को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 27% का आरक्षण मिला। इसके बाद पासवान, शरद यादव और वीपी सिंह आरक्षण के प्रतीक नेता बन गए। एक दलित जो कि रामविलास पासवान थे, एक ठाकुर वीपी सिंह और एक पिछड़ा शरद यादव। पासवान और शरद यादव ने आरक्षण के समर्थन में देश भर में रैलियां की और मंडल कमीशन को सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम बताया। मंडल आयोग लागू होते ही देश भर में ऊपरी जातियों के छात्रों ने विरोध शुरू कर दिया। 152 छात्रों ने आत्मदाह की कोशिश की, जिसमें 63 की मौत हो गई। वीपी सिंह और पासवान, जो कुछ दिन पहले तक सामाजिक न्याय के हीरो थे, अब मीडिया के निशाने पर थे। खासकर अंग्रेजी मीडिया ने कटघरे में खड़ा किया। इंडियन एक्सप्रेस के संपादक अरुण शौरी ने अपने संपादकीय में इस कदम को जाति युद्ध शुरू करने जैसा बताया और सरकार की आलोचना की। इस तमाम विरोध के बावजूद रामविलास पासवान ओबीसी आरक्षण के समर्थन में डटे रहे और यह साफ किया कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो एलीट वर्ग के लोग हैं, जो शहरों में अपने बबल में रहते हैं और ग्रामीण और वंचित समाज की सच्चाई से कटे हुए हैं। पासवान ने अपनी पत्रिका न्याय चक्र में लिखा, अखबार पिछड़ों को आरक्षण के खिलाफ ऐसे लड़ रहे हैं जैसे वे आजादी का दूसरा आंदोलन कर रहे हो। मंडल कमीशन के असर को राजनीतिक रूप से काटने के लिए बीजेपी ने राम मंदिर आंदोलन को तेज कर दिया। लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा शुरू की, जिसे बिहार में लालू यादव की सरकार ने गिरफ्तार किया। इसके बाद बीजेपी ने जनता दल सरकार से समर्थन वापस लिया और वीपी सिंह की सरकार गिर गई। इस प्रकार मंडल आयोग को लागू करने में रामविलास पासवान की भूमिका केंद्रीय और निर्णायक रही। न सिर्फ रणनीतिक रूप से बल्कि वैचारिक रूप से भी सामाजिक न्याय के एक मजबूत स्तंभ
स्तंभ बनकर उभरे। वीपी सिंह की सरकार ज्यादा दिन नहीं चली, लेकिन इन कुछ महीनों में रामविलास पासवान अपने राजनीतिक जीवन की चोटी पर थे। उन्हें मजदूरों और समाज कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली थी। इस दौरान पासवान ने एक बड़ा सपना देखा, देश के हर इंसान को रोजगार दिलाने का कानूनी हक देना। वो चाहते थे कि रोजगार का अधिकार संविधान में शामिल हो, यानी ये एक मौलिक अधिकार बन जाए, ठीक वैसे ही जैसे बोलने या पढ़ने लिखने का हक मिलता है। उनके मंत्रालय ने इसके लिए कानून बनाने की तैयारी भी तेज कर दी, लेकिन सरकार इतनी जल्दी गिर गई कि बिल संसद तक पहुंच ही नहीं पाया। इस अधूरे सपने को करीब 15 साल बाद 2005 में कांग्रेस की सरकार ने आकर मनरेगा के रूप में पूरा किया। मनरेगा ने हर गांव के परिवार को साल में 100 दिन काम देने का वादा किया, और संयोग देखिए, जब यह कानून आया उस वक्त रामविलास पासवान एक बार फिर से केंद्र सरकार में मंत्री थे। मानव इतिहास ने उनके अधूरे विचार को आखिरकार शक्ल दे दी हो। वीपी सिंह की सरकार के बाद कांग्रेस ने चंद्रशेखर का समर्थन किया और वो प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन उनकी सरकार भी कुछ ही महीनों में गिर गई। अब साल 1991 में देश में फिर एक बार चुनाव होने वाले थे। इस बार पासवान को डर था कि बिहार की हाजीपुर सीट पर लालू यादव उनसे बदला ले सकते हैं। वजह साफ थी, जब लालू मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे तब पासवान ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की थी। हाजीपुर की कुछ विधानसभा सीटों पर यादवों की संख्या ज्यादा थी और पासवान को शक था कि यहां लालू उनके खिलाफ साजिश कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया, अपनी पुरानी सीट छोड़ी और रोसड़ा से चुनाव लड़ने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही पासवान ने रणनीति बदली, किस्मत ने भी नया मोड़ ले लिया। जिस दिन रोसड़ा में वोटिंग हो रही थी, उसी दिन तमिलनाडु में राजीव गांधी की हत्या हो गई। लोगों को लगा अब इतिहास खुद को दोहराएगा। जैसे इंदिरा गांधी की हत्या के बाद साल 1984 में पासवान चुनाव हार गए थे, वैसे ही शायद इस बार भी हार जाएंगे। लेकिन इस बार पासवान डटे रहे और जब नतीजे आए तो 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से पासवान चुनाव जीत गए थे। हालांकि इस बार सत्ता कांग्रेस के पास चली गई और पासवान विपक्ष में चले गए। अब उनका ध्यान बिहार से हटकर पूरी तरह दिल्ली की सियासत पर था। उधर बिहार में लालू यादव सत्ता पर काबिज थे और नीतीश कुमार खुद को उनके एकमात्र विकल्प के तौर पर साबित कर रहे थे। बिहार में अब कोई खाली जगह नहीं बची थी जहां पासवान खड़े हो सके। लेकिन रामविलास पासवान को ऐसा लग रहा था कि शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका निशाना अब दिल्ली की सत्ता थी। साल 1996 के लोकसभा चुनावों की तैयारियां तेज कर दी। चुनाव हुए, लेकिन नतीजे बिखरे हुए आए। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत से कोसों दूर थी। देश में फिर सियासी उलझनों का दौर शुरू हुआ और इसी उलझन में पासवान को एक मौका मिलने वाला था खुद को साबित करने का। 1996 में जब किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तब भी अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार बना ली। ये सरकार सिर्फ 13 दिन चली, लेकिन इस दौरान संसद में जो बहस हुई वो इतिहास में दर्ज हो गई। रामविलास पासवान ने इस बहस में बीजेपी के हिंदुत्व राजनीति पर सीधा और धारदार हमला किया। कहा कि जनादेश किसी एक पार्टी के लिए नहीं, बल्कि गठबंधन और सेक्युलर ताकतों के समर्थन में है। पासवान ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि मंडल कमीशन को रोकने और पिछड़ों के अधिकार छीनने के लिए राम मंदिर की रथ यात्रा निकाली थी, जो धार्मिक नहीं थी। उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात पर तंज कसते हुए कहा कि जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब हिंदू हैं, लगभग सारे मुख्यमंत्री हिंदू हैं, 99% नौकरियां हिंदुओं के पास हैं, तो फिर बार बार हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों उठ रही है? और अगर हिंदू राष्ट्र बन भी गया तो एक आम हिंदू को क्या मिलेगा? पासवान यही नहीं रुके, पूछा कि क्या यादव, कुर्मी, कोरी, धोबी, नाई ये सब हिंदू नहीं है? तो फिर बीजेपी इनके आरक्षण की मांग का विरोध क्यों कर रही? बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद कोई भी पार्टी बीजेपी का साथ देने को तैयार नहीं थी। पासवान के जैसे नेताओं की आवाज और जनता के दबाव के चलते वाजपेयी सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाई और इस्तीफा देना पड़ा, और इसके बाद जनता दल के एच डी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बन गए। रामविलास पासवान प्रधानमंत्री तो नहीं बने, लेकिन जो जगह पासवान को मिली वो किसी ताज से कम नहीं थी। देवगौड़ा के प्रधानमंत्री बनने के बाद हिंदी पट्टी में उसकी सरकार का सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद चेहरा पासवान थे। देवगौड़ा उन पर इतने निर्भर थे कि लोकसभा में लीडर ऑफ द हाउस जैसे ताकतवर पद भी रामविलास पासवान को सौंप दिया। आमतौर पर यह जिम्मेदारी खुद प्रधानमंत्री निभाते हैं, लेकिन भारत के इतिहास में यह सिर्फ तीसरी बार हुआ था जब कोई और नेता इस पद को संभाल रहा था। इसके साथ ही रामविलास पासवान को रेल मंत्रालय मिला, लेकिन उन्हें अंदाजा था कि देवगौड़ा की सरकार ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं, इसलिए उन्होंने वक्त गंवाने के बजाय आक्रामक रफ्तार में काम तेज कर दिया। रेलवे में जितने भी अस्थायी कर्मचारी थे उन्हें एक झटके में पक्का कर दिया। नियमों की परवाह किए बगैर अपने पर्सनल स्टाफ में 74 लोगों को रख लिया, जिनमें से कई उनके अपने जिले खगड़िया या फिर लोकसभा क्षेत्र हाजीपुर से थे। रेल मंत्री के तौर पर उनका सबसे बड़ा और विवादित फैसला रेल के 6 नए जोन बनाना।
इनमें से एक जोन का हेडक्वार्टर अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर को बना लिया। विपक्ष ने इसे लेकर हमला किया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन 2003 में कोर्ट का फैसला रामविलास पासवान के पक्ष में आया। सिर्फ सियासत नहीं बल्कि रणनीतिक फैसले भी लिए। जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट जैसी सीमाई और संवेदनशील जगहों तक रेलवे लाइन बिछवाना उनके कार्यकाल में शुरू हुआ। इसी दौरान एक और बड़ा कदम उठाया जिसने सभी को चौंकाया। प्रधानमंत्री देवगौड़ा से पूछे बगैर संसद में महिला आरक्षण बिल लाने का ऐलान कर दिया। 12 सितंबर 1996 को यह बिल पहली बार संसद में पेश हुआ। पासवान ने इसके लिए आम सहमति बनाने की कोशिश की, लेकिन देवगौड़ा सरकार जो पहले ही डावलडोल थी, उसके पास बिल पास करवाने लायक संख्या बल नहीं था और जल्द ही कांग्रेस ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया, ये कहते हुए कि देवगौड़ा उतने सेकुलर नहीं है जितना होना चाहिए। सदन में सरकार की तरफ से जवाब देने की जिम्मेदारी पासवान की थी। संसद में गर्जना करते हुए कहा कि हम देवगौड़ा की लीडरशिप में जिएंगे और मरेंगे, लेकिन राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं होता। 11 अप्रैल साल 1997 की आधी रात को देवगौड़ा की सरकार गिर गई और 22 अप्रैल को जब आई के गुजराल प्रधानमंत्री बने तो वही पासवान जो देवगौड़ा के लिए जीने मरने की कस्में खा रहे थे, वो चुपचाप गुजराल के साथ हो गए और लीडर ऑफ हाउस, रेल मंत्री दोनों पद फिर संभालते नजर आए। दरअसल रामविलास पासवान का असली राजनीतिक हुनर यही था और इसी वजह से उन्हें मौसम वैज्ञानिक कहा गया। भावनाओं की भाषा बोलना, लेकिन फैसले वो हमेशा सत्ता की गणित से लेना। रामविलास पासवान और लालू के बीच दरार अब सार्वजनिक हो चुकी थी। बिहार में ट्रेन डकैतियों की घटनाएं बढ़ रही थीं और पासवान ने इसके लिए सीधे तौर पर लालू यादव को जिम्मेदार ठहराया, जो उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री थे। लालू ने पलटवार करते हुए कहा कि रेल सुरक्षा की जिम्मेदारी पासवान की है क्योंकि आरपीएफ उनके अधीन आती है। बात यही नहीं रुकी। लालू उस वक्त जनता दल के अध्यक्ष भी थे और पासवान अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष से टकरा गए। मई 1997 तक हालात इतने बिगड़ गए कि पासवान ने खुलेआम आरोप लगाया कि उनके काफिले पर लालू समर्थकों ने पत्थरबाजी की और जब वो भी नाकाम रही तो देसी बम से हमला कर दिया। पासवान ने लालू के सबसे बड़े दावे सामाजिक न्याय को चुनौती दी। कहा कि सामाजिक न्याय का मतलब सिर्फ अपने परिवार या जाति को आगे बढ़ाना नहीं होता। अब जनता को फर्जी और असली नेताओं में फर्क करना सीखना होगा। इस सियासी जंग ने उस वक्त निर्णायक मोड़ लिया जब जनता दल के अध्यक्ष पद के चुनाव हुए। पासवान ने शरद यादव को लालू के खिलाफ खड़ा किया। लालू को चुनौती रास नहीं आई और 5 जुलाई साल 1997 को जनता दल को तोड़ते हुए अपनी अलग पार्टी बना ली, राष्ट्रीय जनता दल, जिसे आज हम आरजेडी कहते हैं। बिहार में जनता दल के 22 में से 18 सांसद लालू के साथ चले गए। जो लोग बचे उसमें पासवान भी थे। उधर केंद्र की राजनीति में भी उथल पुथल जारी थी। गुजराल सरकार गिर चुकी थी। 1998 में एक बार फिर लोकसभा के चुनाव हुए। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और अटल बिहारी वाजपेयी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बने। 28 मार्च को विश्वास मत हुआ और पासवान ने वाजपेयी सरकार के खिलाफ वोट डाला। सरकार बहुमत से टिक गई, लेकिन पासवान ने 4 दिन बाद संसद में ऐसा हमला बोला जिसकी गूंज दूर तक सुनाई पड़ी। उन्होंने कहा कि अगर आडवाणी जहर है तो वाजपेयी मीठा जहर है। पासवान ने हिंदुत्व की पूरी थ्योरी पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसका भारतीय संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने हिंदू राष्ट्र की अवधारणा पर भी प्रहार किया। कहा कि जैसे आग और पानी का कोई धर्म नहीं होता, वैसे ही देश भी किसी धर्म का नहीं होता। अगर हम हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो फिर खालिस्तान या इस्लामिक राष्ट्र पर भी सवाल उठाने का हक खो बैठेंगे। इस दौर में पासवान की राजनीति पूरी तरह तीखी हो गई थी। लालू के खिलाफ भीतर से और बीजेपी के खिलाफ बाहर से। उनका तेवर, उनके टोन, दोनों में कोई मुलायमियत नहीं थी। वे अब सिर्फ नेता नहीं रहे बल्कि विचार बनना चाहते थे। एक ऐसा विचार जो ना किसी जाति से बंधा हो, ना किसी मजहब से। रामविलास पासवान की राजनीति की सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उनकी राजनीति में जितनी धार थी उतने ही जबरदस्त उनके यूटर्न थे। जो पासवान कुछ दिनों पहले तक संसद में खड़े होकर बीजेपी और आडवाणी वाजपेयी को जहर या मीठा जहर कह रहे थे, वही पासवान बिहार में लालू यादव को हराने के लिए शरद यादव के साथ बीजेपी के गठबंधन में शामिल हो गए। जनता दल की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने इस कदम का खुला विरोध किया। कहा कि बीजेपी से हाथ मिलाना पार्टी की आत्मा पर हमला होगा। लेकिन पासवान और शरद यादव को यकीन था कि अगर वह बीजेपी के साथ नहीं गए तो उनका राजनीतिक करियर डूब जाएगा। पासवान का यह मानना था कि आरजेडी का भ्रष्टाचार और सोनिया गांधी का प्रधानमंत्री बनना बीजेपी की सांप्रदायिकता से भी बड़ा खतरा है। यानी जो सांप्रदायिकता कभी उन्हें जहर लगती थी, अब वो गायब हो चुकी थी, क्योंकि सत्ता से दूर रहना उन्हें और बड़ा जहर लग रहा था। यहीं से राजनीति में एक नया मोड़ आया। शरद यादव और पासवान ने मिलकर जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू नाम की एक नई पार्टी गठन किया।
राजनीतिक रूप से यह दांव पासवान के लिए फायदेमंद रहा। वो एक बार फिर अपनी परंपरागत सीट हाजीपुर से भारी बहुमत 56% वोटों के साथ जीत गए। उनके भाई रामचंद्र पासवान भी रोसड़ा से लोकसभा पहुंच गए, लेकिन यह राजनीतिक एकता ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। जेडीयू दो हिस्सों में बंटने लगी। एक तरफ नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस की समता पार्टी जो खुद को अलग पार्टी की तरह चलाती रही, दूसरी तरफ शरद यादव और पासवान की जेडीयू जो फिर से अकेली पड़ने लगी थी। फिर साल 2000 में बिहार चुनाव का माहौल गर्म हो गया। एनडीए खेमे में सियासी तापमान कम नहीं था। रामविलास पासवान और नीतीश दोनों चाह रहे थे कि चुनाव से पहले उन्हें एनडीए का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। दोनों की रणनीति एक थी, ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल कर गठबंधन में खुद को बड़ा भाई साबित करना। सबको लग रहा था कि लालू यादव की हार इस बार तय है और इसीलिए सीटों की होड़ तेज थी। लेकिन आपसी खींचतान एनडीए को भारी पड़ा और जब नतीजे आए तो आरजेडी को एनडीए से 2 सीटें ज्यादा मिली। आरजेडी को 124 सीटें और एनडीए को 122, यानी थोड़ी सी एकजुटता और होती तो उस दौर में नतीजा पलट जाता। हालांकि एनडीए ने कम सीटों के बावजूद सरकार बनाने की कोशिश की। बीजेपी के अधिकतर नेता चाहते थे कि पासवान मुख्यमंत्री बने। अगर पासवान भी थोड़ी पहल करते तो शायद मुख्यमंत्री पद की कुर्सी मिल जाती, लेकिन उनकी दिलचस्पी मुख्यमंत्री बनने में नहीं, उनकी नजर हमेशा दिल्ली की तरफ प्रधानमंत्री पद पर रही। लेकिन वो ये भी नहीं चाहते थे कि नीतीश मुख्यमंत्री बने। पासवान ने सुशील कुमार मोदी को फोन करके कहा कि उनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए प्रस्तावित कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की टॉप लीडरशिप में ना तो पासवान की सुनी और न बिहार के अपने नेताओं की, और फिर मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने शपथ तो ली, लेकिन बहुमत नहीं जुटा पाए और 7 दिन में इस्तीफा देना पड़ा। यह नाकामी पासवान के लिए किसी सियासी जीत से कम नहीं थी। वे खुले तौर पर तो कुछ नहीं बोले, लेकिन भीतर से संतुष्ट थे, क्योंकि नीतीश का रुकना उन्हें मंजूर नहीं था। दरअसल नीतीश और पासवान कभी दोस्त नहीं रहे। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। नीतीश उम्र और अनुभव दोनों में पासवान से जूनियर थे, लेकिन खुद को बराबर का नेता समझते थे। पासवान को लगता था कि नीतीश जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी और घमंडी है। दूसरी तरफ पासवान और लालू के बीच मतभेद रहे, लेकिन कभी दुश्मनी नहीं हुई। पासवान जानते थे कि लालू से सियासी लड़ाई लड़ी जा सकती है, लेकिन नीतीश उनके लिए व्यक्तिगत चुनौती है। एक ऐसा चेहरा जिसे ना तो सियासी तौर पर वो स्वीकार करते थे और ना ही निजी तौर पर। साल 2000 के बिहार विधानसभा चुनाव रामविलास पासवान की राजनीति के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुए। उन्हें लगने लगा था कि जनता दल यूनाइटेड में लगातार उन्हें पीछे धकेला जा रहा है। पार्टी के फैसले शरद यादव लेते थे, लेकिन पैसा पासवान लाते थे। उन्हें लगने लगा कि पार्टी में वो सिर्फ नंबर 2 बने रहने के लिए रह गए, एक ऐसा रोल जिससे वो ऊब चुके थे। आखिरकार पासवान ने फैसला किया अब खुद की पार्टी बनाई जाएगी। 28 नवंबर साल 2000 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली हुई, जहां उन्होंने अपनी नई पार्टी का ऐलान किया और नाम रखा जनशक्ति पार्टी। लेकिन नाम उपलब्ध न होने की वजह से बाद में इस नाम को बदला गया और लोक जनशक्ति पार्टी रख दिया गया, जिसे आज आप एलजेपी कहते हैं। रैली में पासवान ने साफ साफ कहा कि उनकी पार्टी जाति या धर्म की राजनीति पर नहीं चलेगी, बल्कि सामाजिक न्याय और समाज के सबसे कमजोर तबके के लिए काम करेगी। उन्होंने जोर दिया कि यह पार्टी सिर्फ दलितों की पार्टी नहीं, और इसलिए दलित सेना जैसे संगठन के ढांचे पर नहीं खड़ा किया गया, जिसे वो 1983 से चला रहे थे। पार्टी के 24 पेज पे संविधान कहीं भी दलित शब्द का जिक्र नहीं था। पासवान का दावा था कि वो अकेले ऐसे नेता हैं जिन्हें दलितों और सवर्णों दोनों का समर्थन मिलता है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर उन्होंने पहले ही अपनी पार्टी बना ली होती तो काशीराम और मायावती कभी इतने बड़े नेता नहीं बन पाते। एलजेपी को लेकर उनके सपने बड़े थे। बिहार के बाहर यूपी और बंगाल तक विस्तार करना चाहते थे, लेकिन हकीकत यही रही कि ये पार्टी कभी भी बिहार की सीमाओं के बाहर कदम नहीं रख पाई। एलजेपी में शामिल होने के लिए 2 खास शर्तें रखी गई। पहला, पार्टी का हर सदस्य लिखित रूप से देगा कि वो किसी सांप्रदायिक संगठन से जुड़ा नहीं है, और दूसरा, वो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखता है। इसके साथ ही शराब और नशे से सदस्य दूर रहेंगे। यानी पासवान एक ऐसी पार्टी बनाना चाह रहे थे जो न सिर्फ राजनीति में बल्कि समाज में भी एक नई नैतिक दिशा तय करें। जब रामविलास पासवान ने अपनी अलग पार्टी बनाई, लोक जनशक्ति पार्टी, उस वक्त वो केंद्र में अटल बिहारी सरकार में टेलीकॉम मंत्री थे, लेकिन उनका यह कार्यकाल चुनौतियों से भरा रहा। दरअसल टेलीकॉम सेक्टर के भविष्य को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय पहले ही एक ठोस रोडमैप बना चुका था, जिससे पासवान को अपने तरीके से फैसले लेने का ज्यादा स्पेस नहीं मिला। 2000 में सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल का गठन किया और विदेशी कॉल्स पर विदेश संचार निगम लिमिटेड वीएसएनएल का एक अधिकार व्यवस्था खत्म कर दी। इस कदम का विरोध इतना तीखा था, करीब 3 लाख कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी।
हड़ताल खत्म कराने के लिए पासवान ने कर्मचारियों को मनाने के लिए करके वादे किए। बीएसएनएल में ट्रांसफर होने वाले कर्मचारियों की सैलरी 1000 बढ़ाने, पेंशन देने और जब इससे बात नहीं बनी तो हर कर्मचारी को घर पर फ्री टेलीफोन कनेक्शन देने का ऐलान कर दिया। अनुमान था कि इससे सरकार को उस दौर में करीब 300 करोड़ का नुकसान होगा। इन फैसलों को लेकर अंग्रेजी मीडिया ने पासवान की जमकर आलोचना की और मामला सीधा पीएमओ तक पहुंच गया। टेलीकॉम मंत्रालय के अफसर ही पासवान से नाखुश थे और मीडिया को अंदरूनी बातें लीक कर रहे थे। इसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि मंत्री बनने के बाद पासवान ने देश के हर जिले में बनी टेलीकॉम एडवाइजरी कमेटियों में अपने नजदीकी लोगों को बिठाना शुरू कर दिया। ज्यादातर लोग दलित सेना या फिर एलजेपी से जुड़े हुए थे। इन कमेटी सदस्यों को बाकी कर्मचारियों की तरह 1150 फ्री कॉल्स और फोन रेट में छूट मिलती थी। पासवान इन फैसलों का बचाव करते हुए कहते थे कि ये छोटे छोटे कदम हैं, लेकिन समाज के सबसे दबे कुचले लोगों को आगे लाने के लिए बहुत बड़ा हथियार बन सकते हैं। वो अक्सर अगस्त 1999 कहानी सुनाते थे। गया में बाल गोविंद नाम का एक महादलित व्यक्ति पासवान से हैंडपंप मांगने आया। जब पासवान ने पैसे देने चाहे तो इनकार कर दिया। उन्हें डर था कि जैसे ही पासवान वहां जाएंगे ऊंची जातियों के लोग उनसे पैसे छीन लेंगे। पासवान इस घटना से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बाल गोविंद को टेलीकॉम एडवाइजरी कमेटी का सदस्य बना दिया, जिससे उनके घर फोन लग गया। पूरे गांव में सिर्फ उनके घर फोन था। अब जब लोगों को फोन करना होता तो वो बाल गोविंद के घर जाते और यही चीज उनके सामाजिक कद को रातों रात बदल देती। जो पहले डराते थे अब वो इज्जत से बात करने लगे थे। लेकिन जो पासवान के लिए सामाजिक न्याय का जरिया था वो अफसरशाही और मीडिया की नजर में गैर पेशेवर और पॉपुलिस्ट राजनीति बन गया। सितंबर 2001 में उन्हें टेलीकॉम मंत्रालय से हटाकर खदान मंत्रालय भेज दिया गया। मीडिया में खबरें छपी कि पासवान रिफॉर्म के रास्ते का रोड़ा बन रहे, इसलिए हटाया गया। खुद पासवान ने अपने करीबी लोगों से नाराजगी जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने ना तो कोई बात की, ना पहले सूचित किया। उन्हें तो मीडिया से पता चला कि अब वो टेलीकॉम के मंत्री नहीं है। इधर 2002 के गुजरात दंगे रामविलास पासवान की राजनीतिक यात्रा में निर्णायक मोड़ साबित हुए। जब पूरे देश से मुसलमानों के खिलाफ हिंसाई खबरें आ रही थीं और नरेंद्र मोदी सरकार इसे रोकने में नाकाम रही, तब केंद्र की वाजपेयी सरकार पर भी दबाव बढ़ने लगा। विपक्ष हमलावर था ही, वहीं बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी मोदी का इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने साफ किया कि अगर मोदी नहीं हटते तो सरकार समर्थन वापस ले लेंगे। इस माहौल में सबसे चौंकाने वाला कदम रामविलास पासवान ने उठाया। 29 अप्रैल 2002 को बिना किसी पूर्व घोषणा के वाजपेयी सरकार से इस्तीफा दिया। ना कोई बयान, ना प्रचार, ना कोई लीक। सबसे पहले इस्तीफा देने वाले वो ही थे, लेकिन उन्होंने टीडीपी जैसी सार्वजनिक बयानबाजी नहीं की थी। चुपचाप एक फैसला लिया जो बाकी सभी सहयोगी दलों के लिए नैतिक दबाव वाला बन गया। इस्तीफे के बाद पासवान पूरी तरह गायब हो गए। ना मीडिया को पता चला, ना सरकार को, यहां तक कि पासवान के परिवार को भी जानकारी नहीं थी। ये उनके लिए बेहद असामान्य था, क्योंकि आमतौर पर अपनी पत्नी रीना पासवान से हर बड़ा फैसला डिस्कस करते थे। लेकिन इस बार उन्होंने किसी को भरोसे में नहीं लिया। जब सामने आए तो एक संयमित प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मोदी या वाजपेयी पर कोई निजी हमला नहीं किया, न तीखे शब्द बोले। इसके बजाय कहा कि यह समय राजनीतिक अंक बटोरने का नहीं, बल्कि देश के अल्पसंख्यकों के साथ खड़े होने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का है। जब संसद में गुजरात दंगों पर बहस हुई तब भी पासवान ने मोदी का नाम नहीं लिया। उन्होंने केवल गुजरात सरकार कहकर बात की। फिर भी उनका भाषण तीखा था। ये कहा, अगर हम संसद में बैठकर इतनी गंभीर घटना की निंदा तक नहीं कर सकते तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने दलित मुस्लिम एकता का तर्क दोहराया। उनका दावा था कि मुस्लिम कोई और नहीं बल्कि वही दलित और पिछड़े हैं जिन्होंने जाति व्यवस्था से तंग आकर इस्लाम कबूल किया। उन्होंने हिंदुत्व की राजनीति को निशाना बनाते हुए कहा कि बाहरी दुश्मनों से लड़ने के बजाय हम अपने देश में कट्टरपंथी ताकतों को पैदा कर रहे हैं। वाजपेयी सरकार से इस्तीफा देने के बाद रामविलास पासवान पूरी तरह से राजनीतिक रूप से अलग थलग पड़ गए थे। ना तो वो किसी गठबंधन में शामिल थे, ना ही किसी पार्टी के साथ मंच साझा कर रहे थे। उनकी छवि एक प्रिंसिपल नेता की बनी, लेकिन राजनीतिक अकेलेपन ने उनके भविष्य पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। ऐसे में लगभग 2 साल बीत गए। फिर 1 जनवरी 2004 को नाटकीय मोड़ आया, जब सोनिया गांधी खुद बिना किसी औपचारिक अपॉइंटमेंट के 10 जनपद से निकलकर पासवान के घर पैदल पहुंची। ये मुलाकात पूरी तरह अनौपचारिक थी। सिर्फ इतना सुनिश्चित किया गया कि पासवान घर पर मौजूद है। सोनिया गांधी ने कोई लंबी बातचीत या जटिल समझौते की पेशकश नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था पासवान खुद फिर से राजनीतिक मंच पर लौटने के लिए उत्सुक है। पासवान को ज्यादा मनाने की जरूरत नहीं पड़ी। वे कांग्रेस तथा आरजेडी के साथ गठबंधन में आने के लिए तुरंत तैयार हो गए। ये गठबंधन 2004 के लोकसभा चुनाव में बिहार में उतरा। कांग्रेस, लालू यादव की आरजेडी और पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी
यह एलजेपी का पहला लोकसभा चुनाव था। उन्हें 4 सीटें मिली। पासवान खुद हाजीपुर से बड़े मार्जिन 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीते। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ने सभी एग्जिट पोल को गलत साबित किया और 145 सीटें जीती। बीजेपी को पीछे छोड़ दिया और इसके बाद सभी सहयोगियों के साथ मिलकर यूपीए यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की सरकार बनाई। सरकार गठन के दौरान एक फॉर्मूला तय किया गया कि केवल वे दल जिनमें लोकसभा के कम से कम 5 सांसद हैं उन्हें मंत्री पद मिलेगा। लेकिन रामविलास पासवान के लिए इस नियम में एक खास अपवाद रखा गया और उन्हें केंद्र में मंत्री बना दिया गया। 2004 में केंद्र में मंत्री बनने को लेकर रामविलास पासवान एक बार फिर रेल मंत्रालय की तरफ इच्छा जाहिर कर रहे थे। वो मंत्रालय जिसमें उन्होंने साल 1996 से 97 के कार्यकाल में अच्छा प्रदर्शन किया था और जिसकी लोकप्रियता उनके राजनीतिक कद को मजबूत कर रही थी। लेकिन इस बार मामला उलझा। जब लालू यादव को गृह मंत्रालय नहीं मिला तो कांग्रेस ने उन्हें मनाने के लिए रेलवे मंत्रालय ऑफर कर दिया। लालू मान गए क्योंकि उनके चिर विरोधी नीतीश कुमार वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री रह चुके थे और अब उन्हें उसी मंत्रालय से राजनीतिक ताकत मिलने का मौका मिल रहा था। इस फेरबदल से पासवान बेहद नाराज हुए और शपथ से एक दिन पहले सोनिया गांधी ने खुद उन्हें बताया कि रेल मंत्रालय नहीं मिल पाएगा, लेकिन इसके बदले कांग्रेस उन्हें 2 मंत्रालय देने को तैयार है। पासवान ने ऑफर ठुकराया और साफ कह दिया कि अगर उन्हें रेलवे मंत्रालय नहीं मिला तो वो कैबिनेट में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस किसी तरह की शुरुआती राजनीतिक हलचल नहीं चाहती थी, इसलिए पासवान को मनाने की जिम्मेदारी अहमद पटेल को दी गई, जो पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह को साथ लेकर पासवान के घर पहुंचे। वीपी सिंह ने उन्हें समझाया और पासवान को इस बात से राहत मिली कि कांग्रेस उन्हें मनाने के लिए इतना प्रयास कर रही थी। उनका गुस्सा कुछ कम हुआ और वे वीपी सिंह के साथ राष्ट्रपति भवन जाकर मंत्री पद की शपथ लियाए। हालांकि तनाव सिर्फ टला था, यह खत्म नहीं हुआ था। कुछ ही हफ्तों में पासवान ने सार्वजनिक तौर पर ऐलान कर दिया कि आरजेडी के साथ उनका गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक सीमित था और 2005 के विधानसभा चुनाव में वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। दिसंबर तक पासवान और लालू के रिश्ते तनावपूर्ण हो चुके थे, एक दूसरे पर करप्शन के आरोप लगा रहे थे। लालू ने यहां तक कह दिया कि उनके पास सबूत है कि पासवान ने रेलवे मंत्री रहते हुए 800 करोड़ का घोटाला किया। इस आपसी कलह से सरकार की छवि पर असर पड़ा और प्रधानमंत्री कार्यालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। इसी बीच नीतीश कुमार ने इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश की और पासवान को प्रस्ताव भेजा कि अगर वो एनडीए में शामिल होते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री पद दे दिया जाएगा। लेकिन पासवान को इस वादे पर भरोसा नहीं था। वो सिर्फ नीतीश के शब्दों पर भरोसा कर केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ने को तैयार नहीं थे और आखिरकार पासवान ने ऐलान कर दिया कि वे ना तो आरजेडी के साथ गठबंधन करेंगे और ना ही एनडीए में शामिल होंगे। वो बिहार में अकेले चुनाव लड़ेंगे। फरवरी 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले रामविलास पासवान अपनी राजनीतिक चालों में काफी सक्रिय थे। वे न सिर्फ कांग्रेस को आरजेडी से अलग करने में कामयाब रहे बल्कि पहली बार किसी गठबंधन में एलजेपी सीनियर पार्टनर बनी थी। एलजेपी ने 178 और कांग्रेस ने 84 सीटों पर चुनाव लड़ा। पासवान को भरोसा था कि 16% दलित और 17% मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस से कुछ ऊपरी जातियों के वोट के साथ 30% से ज्यादा हो जाएगा और जीत हो जाएगी। ये कागज पर तो मजबूत रणनीति दिख रही थी, लेकिन जमीन पर हालात पूरी तरह अलग थे। कांग्रेस गठबंधन को लेकर गंभीर नहीं थी। उनके कई नेता लालू के खिलाफ खुलकर प्रचार नहीं कर रहे थे, जबकि लालू ने कांग्रेस से खिलाफ 14 सीटों पर उम्मीदवार तक नहीं उतारे। इससे कांग्रेस दोनों पक्षों को खुश करने की कोशिश करती रही। दूसरी ओर पासवान पूरे दमखम से प्रचार कर रहे थे। उनकी रैलियों में भारी भीड़ उमड़ती, नारे गूंजते, गूंजे धरती गूंजे आसमान, पासवान पासवान। 27 फरवरी को लेकर जब नतीजे आए तो किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला। आरजेडी को 75 सीटें मिली, बीजेपी और जेडीयू को 92 सीटें मिली, एलजेपी 29 सीटें पाई, जो आज तक उसका सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा। अब पासवान के पास सत्ता की चाबी थी। एनडीए आरजेडी दोनों ने समर्थन देने या मुख्यमंत्री बनने के ऑफर दिए, लेकिन दोनों को ठुकरा दिया। उन्होंने राज्यपाल को चिट्ठी लिखा कि वे ना आरजेडी को समर्थन करेंगे ना एनडीए का। वे जेडीयू के साथ मिलकर सरकार बनाने को तैयार थे, बशर्ते उसमें ना आरजेडी हो ना बीजेपी, लेकिन उसमें संख्या नहीं बन रही थी। पासवान की एक और शर्त थी, अगर कांग्रेस के साथ सरकार बने तो मुख्यमंत्री मुस्लिम होना चाहिए। वो ये मांग लगातार उठा रहे थे, लेकिन कांग्रेस के पास खुद केवल 10 विधायक थे और आरजेडी पर वो दबाव बनाने की स्थिति में नहीं थी। इस राजनीतिक अनिर्णय से पासवान के विधायक नाराज होने लगे। दबाव बढ़ने पर थोड़ा नरम रुख अपनाया और कांग्रेस को सुझाव दिया कि आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाए, लेकिन फिर मांग वही कि मुख्यमंत्री मुसलमान होना चाहिए। इस सियासी अस्थिरता में जेडीयू ने एलजेपी को तोड़ने की कोशिश की। 21 मई को नागमणि ने एलजेपी से इस्तीफा दिया और दावा किया कि उनके साथ 19 विधायक हैं, लेकिन ठीक अगले दिन राष्ट्रपति ने विधानसभा भंग कर दी और चुनाव की घोषणा हो गई, जिससे एलजेपी टूटने से बच गई। फिर भी नुकसान हो चुका था, राजनीतिक छवि को ठेस पहुंच चुका था।
अक्टूबर नवंबर 2005 के दोबारा चुनाव में पासवान को उम्मीद थी कि मुस्लिम मुख्यमंत्री की मुहिम उन्हें बढ़त दिलाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एलजेपी की सीटें 29 से घटकर इस चुनाव में केवल 10 रह गई और बाद में पासवान ने खुले तौर पर स्वीकार किया कि 2005 में मुख्यमंत्री पद को ठुकराना उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। वे कभी ठीक से स्पष्ट नहीं कर पाए कि जब कुर्सी खुद उनके पास आ रही थी तो उस वक्त उन्होंने क्यों ठुकरा दिया। दरअसल पासवान को लेकर यह माना जाता है कि उनका असली लक्ष्य प्रधानमंत्री बनना था और वे बिहार की मुख्यमंत्री कुर्सी को उस महत्वाकांक्षा से काफी कम समझ रहे थे। बिहार तब उनके हाथ से निकल चुका था, लेकिन पासवान यूपीए सरकार में मंत्री बने रहे। इस चुनावी मोड़ ने उनकी राजनीतिक यात्राओं में बड़ा मोड़ लाया, जो चढ़ाव से उतार की तरफ था। 2009 के लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान को उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा झटका लगा। वो हाजीपुर से चुनाव हार गए। वो सीट जिससे वो 7 बार जीते थे और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई थी, केंद्र में आए थे। इस बार उन्हें हराया राम सुंदर दास ने, उनके ही पुराने विरोधी, जिन्होंने 38,000 वोटों से हराया। ये पासवान ने करियर में सिर्फ दूसरी बार था जब वो हाजीपुर से हारे। पहली हार साल 1984 में हुई थी, जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस की लहर चली थी, लेकिन 2009 में ना कोई लहर थी, फिर भी हार हुई और यही बात इसे एक बड़ी पराजय बनाती है। इस हार की बड़ी वजह आरजेडी और एलजेपी का कांग्रेस से अलग हो जाना था। 16 मार्च 2009 को लालू और पासवान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें ऐलान किया कि आरजेडी 25 सीटें, एलजेपी 12 सीटें और कांग्रेस सिर्फ 3 सीटें। हैरानी की बात यह थी, कांग्रेस को न सिर्फ सीटें कम दी गई बल्कि उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस से बुलाया तक नहीं गया। इससे बड़ी बात यह थी कि पासवान को इस फैसले की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं थी। उन्हें लगा कांग्रेस भी उनके साथ गठबंधन में है, लेकिन तभी सोनिया गांधी के करीबी अहमद पटेल का फोन आया और उन्होंने बताया कि लालू ने कांग्रेस को बाहर कर दिया है और सिर्फ 3 सीटें देने पड़ रहे हैं। अहमद पटेल ने पासवान से कहा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीच में छोड़ दें, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। पासवान लालू के साथ मीडिया कैमरों के सामने बैठे थे। ऐसे में उठकर जाना राजनीतिक और सार्वजनिक रूप से शर्मिंदगी की वजह बन सकता था। पासवान वहीं रुके रहे, लेकिन उन्हें समझ आ गया कि उनके साथ राजनीतिक तौर पर एक बड़ा खेला हो गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही पासवान और कांग्रेस ने लालू को मनाने की कोशिश की। कांग्रेस 5 सीटों पर समझौता करने को तैयार थी, लेकिन लालू किसी भी कीमत पर 3 सीटों से ज्यादा नहीं देना चाहते थे। नतीजा यह हुआ, कांग्रेस ने गठबंधन तोड़ा और बिहार की 37 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा। लेकिन कांग्रेस ने न सिर्फ अकेले चुनाव लड़ा बल्कि एक ऐसी रणनीति बनाई जिससे सबसे ज्यादा नुकसान लालू और पासवान को हो। कांग्रेस ने उन सीटों पर भी मजबूत उम्मीदवार उतारे जहां से एलजेपी और आरजेडी लड़ रहे थे और इससे सेक्युलर वोटों का बंटवारा हुआ। चुनाव से पहले पासवान पर बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजे गए 30 करोड़ रुपए के धांधली करने के आरोप लगे। इसके अलावा एंटी इनकम्बेंसी भी थी। वे 7 बार हाजीपुर से जीते थे, लेकिन मतदाता इस बार एक नया चेहरा देखना चाह रहे थे। पासवान की पार्टी में नई ऊर्जा नजर नहीं आ रही थी और इन तमाम वजहों से पासवान हार गए और एलजेपी की लोकसभा में एक भी सीट नहीं आई। ये उनके राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी पराजय थी। एक समय देश के प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखने वाला व्यक्ति अब अपनी पार्टी के लिए एक भी सीट नहीं ला पाया। पासवान के लिए 2009 एक निर्णायक मोड़ बना, जिससे न सिर्फ उनकी राजनीतिक ताकत तो कमजोर किया बल्कि बिहार की राजनीति के केंद्र से धीरे धीरे हाशिए पर डाल दिया। 2009 की लोकसभा चुनावी हार के बाद रामविलास पासवान पहली बार संसद से बाहर हुए, लेकिन लगभग 1 साल के बाद वो राज्यसभा के जरिए फिर संसद पहुंचे। आरजेडी और कांग्रेस के सहयोग से। उनकी पत्नी रीना पासवान के अनुसार इस मुश्किल समय में सोनिया गांधी ने उनका साथ दिया। सोनिया ने ही लालू प्रसाद यादव को पासवान को राज्यसभा भेजने के लिए तैयार किया। कांग्रेस ने साफ कर दिया कि वो केवल रामविलास पासवान का समर्थन करेगी, किसी और उम्मीदवार का नहीं। इसके बाद पासवान राज्यसभा पहुंचे और संसद में उनकी वापसी हुई। लेकिन 2010 का बिहार विधानसभा चुनाव उनके लिए और बड़ा झटका लेकर आया। आरजेडी और एलजेपी इस बार भी गठबंधन में चुनाव लड़े, जबकि कांग्रेस ने अकेले लड़ने का फैसला किया। चुनाव में नीतीश कुमार और बीजेपी गठबंधन की जबरदस्त लहर चली और 243 में 206 सीटें मिल गई। पासवान की एलजेपी को केवल 3 सीटें मिली। ये उनके राजनीतिक करियर में सबसे खराब विधानसभा की परफॉर्मेंस थी और इससे एक बात जो स्पष्ट थी वो ये कि उनका दलित मुस्लिम समीकरण असर नहीं दिखा पा रहा था, ना ही लालू के साथ गठबंधन जनता को आकर्षित कर पा रहा था। रामविलास पासवान और उनकी पार्टी एलजेपी का राजनीतिक ग्राफ लगातार गिर रहा था। इसी दौरान पासवान की तबीयत बिगड़ने लगी, जिससे उन्हें 2013 में समय से पहले अपने बेटे चिराग पासवान को पॉलिटिक्स में लाना पड़ा।
चिराग बॉलीवुड में सफल नहीं हो पाए थे और सीधे एलजेपी के सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन बना दिए गए। रामविलास पासवान और चिराग पासवान भावनात्मक रूप से काफी करीब थे, लेकिन विचारों में काफी फर्क था। जहां रामविलास पासवान नास्तिक थे तो वहीं चिराग पासवान पूरी तरह आस्तिक थे और हर धार्मिक संस्कार में विश्वास रखते थे। चिराग नरेंद्र मोदी से बहुत प्रभावित थे। उस वक्त एलजेपी यूपीए का हिस्सा थी, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के साथ उनके रिश्ते ठीक नहीं थे। फरवरी 2014 तक कांग्रेस सीटों का बंटवारा भी नहीं कर पाई। वहीं आरजेडी लगातार कह रही थी कि एलजेपी को 3 सीट मिलनी चाहिए। पासवान और चिराग ने 2 बार सोनिया गांधी से मुलाकात की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। सोनिया भी आरजेडी से सहमत थी और एलजेपी को समझाया जितनी कम सीटें दी जाएं उतने में संतुष्ट रहना चाहिए। आखिर में सोनिया ने फैसला राहुल गांधी पर छोड़ा, लेकिन पासवान निराश थे क्योंकि वो 3 महीने से राहुल गांधी से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इस माहौल में चिराग ने अपने पिता से नरेंद्र मोदी की बीजेपी के साथ गठबंधन पर चर्चा की, जिससे पासवान नाराज हुए और कहा कि मोदी से गठबंधन करने से बेहतर वो जहर खाना पसंद करेंगे। इसी बीच बीजेपी को भी सहयोगी दलों की जरूरत थी, क्योंकि नीतीश कुमार उनके साथ गठबंधन तोड़ चुके थे। बीजेपी चुपचाप चिराग और पशुपति पारस से बातचीत कर रही थी। चिराग ने अपनी मां के साथ मिलकर एक बार फिर पासवान को समझाने की कोशिश की। पासवान ने ध्यान से सुना और कहा कि 3 दिन का समय चाहिए। उन्होंने शर्त रखी कि वे इस बातचीत से खुद को दूर रखेंगे और चिराग ही हैंडल करेंगे। एलजेपी ने बीजेपी से बिहार में 12 सीटें मांगी, लेकिन बीजेपी ने 7 सीटें ऑफर की, जिसे एलजेपी अपनी मर्जी से चुन सकती थी। पासवान के मन में संदेह था कि 2002 में मोदी के विरोध में इस्तीफा देने के बाद अब उन्हीं से गठबंधन कैसे किया जाए, लेकिन यह संदेह आखिरकार बाधा नहीं बना। चौथे दिन पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के साथ गठबंधन का ऐलान किया और जैसा कि अनुमान था 2002 के इस्तीफे और अब के यूटर्न पर सवाल पूछे गए। पासवान ने जवाब दिया, एक तरफ पार्टी है, दूसरी तरफ विचारधारा। क्या वो विचारधारा के लिए पार्टी की बलि दे दे? उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान सेक्युलर हैं, मुझे ये साबित करने की जरूरत नहीं। नरेंद्र मोदी भी पासवान के इस फैसले से हैरान थे और एक रैली में चिराग से पूछा, अरे भाई चिराग, ये बताओ तुमने ये असंभव को संभव कैसे किया? 2014 में मोदी से गठबंधन पासवान के करियर का सबसे बड़ा यूटर्न था। उन्होंने उन्हीं मोदी को 2002 के दंगों में दोषी ठहराकर वाजपेयी सरकार से इस्तीफा दिया था। इस गठबंधन का कोई स्पष्ट कारण वो भी नहीं दे पाए और सिर्फ ये कहा कि यह फैसला उनके बेटे चिराग पासवान का था। हालांकि इस गठबंधन का फायदा उन्हें तुरंत मिला। 2014 के लोकसभा चुनावों में एलजेपी ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा और 6 सीटों पर एलजेपी की जीत हुई। 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद भाजपा ने रामविलास पासवान से किया वादा निभाया और उन्हें उचित सम्मान देते हुए खाद्य और उपभोक्ता मामलों का मंत्री बनाया, लेकिन इस नई सरकार में पासवान पहले की तरह सहज नहीं थे। यूपीए सरकारों में जब वो मंत्री थे तब काफी हद तक स्वतंत्रता मिलती थी, लेकिन मोदी सरकार में हर निर्णय प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ से निर्देशित था। पासवान को हर फैसले के लिए निर्देश का इंतजार करना पड़ता, जिससे वे अपने आप को सीमित महसूस करने लगे। मोदी सरकार के हिंदुत्व एजेंडे के अनुरूप खुद को ढालने के लिए पासवान ने निजी जीवन शैली में कुछ बदलाव किए। पहले वे हर साल दिल्ली में एक बड़ी इफ्तार पार्टी आयोजित करते थे, जिसमें सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और तमाम विपक्ष के नेता शामिल होते थे। लेकिन मंत्री बनने के बाद इफ्तार पार्टी दिल्ली से पटना शिफ्ट कर दी गई, जिसे राजनीतिक संकेतों में गिना गया। मोदी सरकार को बचाने की जिम्मेदारी भी कई बार पासवान पर डाली गई। उन्हें 2002 गुजरात दंगों पर पुराने बयानों से पलटना पड़ा। 10 जून 2014 को संसद में कहा कि गोधरा गोधरा गोधरा, कब तक आप लोग ये जपते रहेंगे? इस घटना को 12 साल हो गए हैं। इस दौरान गुजरात में एक भी दंगा नहीं हुआ। इस बयान को साफ तौर पर पासवान के राजनीतिक पलटाव के तौर पर देखा गया। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में पासवान ने एक बार फिर बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। हालांकि इस बार परिणाम लोकसभा जैसे नहीं रहे। लालू यादव और नीतीश कुमार के महागठबंधन ने चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की, जबकि एलजेपी केवल 2 सीटें जीत पाई, जो अब तक का उसका सबसे खराब प्रदर्शन था। रामविलास पासवान की सेहत 2017 के बाद लगातार गिरती रही। लंदन के रॉयल अस्पताल में उनकी हार्ट सर्जरी हुई, जिसके चलते वो 2019 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाए और राज्यसभा के रास्ते संसद पहुंचे। लेकिन ये राह उनके लिए अपमान और बेइज्जती से भरी रही। दरअसल 21 जून 2019 को राज्यसभा चुनाव का नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था। रामविलास पासवान और चिराग दिल्ली एयरपोर्ट पर तैयार खड़े थे कि तभी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का फोन आया, नामांकन से पहले नीतीश कुमार से बात कर लीजिए। रामविलास पासवान हैरान थे। जब नीतीश कुमार को फोन किया तो जवाब मिला, तुमने पहले ही बीजेपी से बात कर रखी है, तो फिर मेरी जरूरत क्या है?
अब पासवान की राज्यसभा सीट भी संकट में थी। एलजेपी के पास केवल 2 विधायक थे। जेडीयू के समर्थन के बिना संभव नहीं था। पटना पहुंचते ही पासवान सीधे विधानसभा नहीं बल्कि नीतीश कुमार के आवास पहुंचे। निवेदन किया कि नीतीश उनके साथ नामांकन दाखिल करने चले, लेकिन नीतीश कुमार ने इंकार कर दिया। ये कहा कि तुम बीजेपी से बात करते हो, तुम्हें लगता है कि हमारी जरूरत नहीं है। पासवान लगातार गुजारिश करते रहे, तब जाकर नीतीश ने कहा आप चलिए हम देखते हैं। विधानसभा में पासवान को लगभग 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। अंता नीतीश आए, लेकिन उनके व्यवहार ने सबको जगजाहिर कर दिया। इसी बीच मीडिया को पूरी कहानी पता चल गई। मतभेद पूछे जाने पर नीतीश कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि जाकर पासवान से पूछो कि क्या वो अपने 2 विधायकों से राज्यसभा की सीट जीत गए। नीतीश के करीब बताते हैं कि उन्हें रामविलास पासवान से ज्यादा उनके बेटे चिराग पासवान से चिढ़ थी। चिराग ट्रांसफर पोस्टिंग में दखल, बार बार फंड्स की मांग और अपनी स्वायत्ता को लेकर चर्चा में रहते थे। नीतीश निजी बातचीत में उन्हें सुपर रामविलास पासवान कहते थे, जिसके अभी पर भी नहीं निकले और वो उड़ना चाहता है। रामविलास पासवान बीमार तो रहते थे, लेकिन उन्हें इस बात का संतोष था कि उन्होंने अपने बेटे चिराग और पार्टी के भविष्य को सुरक्षित कर दिया है। 5 नवंबर 2019 को चिराग को एलजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया, मगर यहीं से परिवार के भीतर विवाद की नींव पड़ गई। छोटे भाई पशुपति पारस इस फैसले से नाखुश थे। उनका मानना था कि पार्टी पर पहला हक उनका था, क्योंकि जब 2000 में एलजेपी बनी तो उन्होंने संगठन को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन पासवान मानते थे कि पारस उनके हमउम्र साथी हैं और अब समय है कि पार्टी की कमान अगली पीढ़ी को सौंप दी जाए। चिराग अध्यक्ष बने तो सबसे पहले पारस को बिहार अध्यक्ष के पद से हटाकर अपने चचेरे भाई प्रिंस राज को जिम्मेदारी दी। पासवान ये सबको चुपचाप देखते रहे, लेकिन हस्तक्षेप नहीं किया। 23 अगस्त 2020 को रामविलास पासवान को दिल्ली के स्कॉट अस्पताल में भर्ती कराया गया। रूटीन चेकअप था, लेकिन तबीयत बिगड़ी, शरीर कमजोर था, दिमाग पूरी तरह सक्रिय था। वे अस्पताल से ही फोन करते, कैबिनेट की वर्चुअल मीटिंग में शामिल होते। इसी बीच चिराग ने एक बड़ा फैसला लिया, एनडीए में रहते हुए जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ने का। एलजेपी ने नारा दिया कि मोदी से बैर नहीं, लेकिन नीतीश तेरी खैर नहीं। उस वक्त रामविलास पासवान वेंटिलेटर पर थे और 8 अक्टूबर साल 2020 को उनका निधन हो गया। लेकिन उनकी मृत्यु के 1 साल के भीतर ही पार्टी 2 टुकड़ों में बंट चुकी थी। एक तरफ चिराग की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, दूसरी तरफ चाचा पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। रामविलास पासवान ने जिस पार्टी को जीवन भर सहेजा, उनके जाने के कुछ महीनों के भीतर ही वो पार्टी परिवार की लड़ाई में टूट गई। रामविलास पासवान की कहानी भारतीय राजनीति की सबसे जटिल और दिलचस्प गाथाओं में से एक है। एक ऐसे नेता जिन्होंने दलित समाज की आवाज को बार बार सत्ता के गलियारों तक पहुंचाया, संसद हो या सड़क, हाशिए पर खड़े लोगों की चिंता की। लेकिन उनकी राजनीति सिर्फ आदर्शों तक सीमित नहीं रही। अक्सर उन्हें राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा गया। एक ऐसा नेता जो सत्ता की नफ्स पहचानने में माहिर था और समय के साथ गठबंधन बदलने में हिचकिचाता नहीं था। उन्होंने हिंदुत्व की राजनीति की संसद में तीखी आलोचना की, लेकिन वही पासवान बाद में बीजेपी और नरेंद्र मोदी के साथ खड़े दिखे। 2002 में गुजरात दंगों में विरोध में वाजपेयी सरकार से इस्तीफा देने वाले पासवान 2014 में मोदी सरकार के मंत्री बने। ये विरोधाभास उनके पूरे करियर में दिखा, लेकिन शायद उनके लिए सिद्धांतों से अधिक रणनीति वाला सवाल था। हो सकता है उनके मन में यह गहरी समझ हो कि सत्ता से बाहर रहकर दलित राजनीति प्रभावी नहीं हो सकती। उनके लिए कुर्सी सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि संघर्ष का औजार थी, एक जरिया जिससे वह पिछड़े और वंचितों के लिए जगह बना सके। रामविलास पासवान ने हमेशा खुद को व्यवहारवादी राजनीतिक के रूप में पेश किया, जो आदर्शों की बात करता है और सत्ता के गणित को भी समझता है। यही वजह है कि करीब 5 दशकों तक राजनीति के प्रासंगिक रहे और एक ऐसा राजनीतिक विरासत छोड़ गए जिसे आज भी कई लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये थी रामविलास पासवान की कहानी। ऐसी और कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहिए और बने रहिए। कोई और कहानी जो सुनना चाहते हैं उसे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। और हाँ, अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ठीक है, कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल भी हमने कमेंट सेक्शन में डाल रखा है, वहां भी जुड़िए ताकि ऐसी और कहानियां आप तक जल्दी पहुंच सकें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।